हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट 2024, अगर आप क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन इनरोल इन आर एवेंजर बैच। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। ओनली 21,999 का ये कोर्स है जिसमें कि 7 बुक्स आपके घर पे आने वाली हैं, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में मॉक टेस्ट हैं। एवरीथिंग यू नीडेड टू एज दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन फॉर 2 years का जो हमारा कोर्स है यू कैन इनरोल इन इट। 32,999 का है। प्लस अगर आप एनएलसेट या क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर एप्लीकेशन। कोर्सेज अवेलेबल हैं, डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, डिटेल्स अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है टीम का। कोई भी जानकारी के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला आज का जो न्यूज़ आर्टिकल है वो बात करता है हाई कोर्ट एडमिट्स रिव्यू प्ली बाय मैटी बॉडी ऑन एसटी स्टेटस। देखो, लास्ट टाइम जब हमने ये पूरा मामला पढ़ा था तो हमने समझा था कि हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि मैटी कम्युनिटी का जो है आप एसटी कैटेगरी में डालने के बारे में सोचिए। कुछ इस तरीके का वर्डिक्ट था जिसके बाद ये पूरा मामला जो है ना वो हो गया। आपको याद होगा जब हमने मणिपुर क्राइसिस का पूरा मामला जब समझने की कोशिश करी थी तो मैंने आपको इस केस के बारे में बताया था कि हाईकोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे सरकार को। तो सरकार जो है जैसे ही उस डायरेक्शन में कुछ रिएक्ट भी करती, लोगों में ये गुस्सा, मतलब दोनों कम्युनिटी में आपस में लड़ाई हो गई थी। अभी क्या है, रिव्यू पिटीशन डली है फिर से उस चीज के बारे में कुछ और डिसीजन लेने के लिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये समझने की कोशिश अब हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो देखो, रिव्यू पिटीशन क्या है। अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड। ये तो आई होप आप सभी को पता होगा कि जो भी हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी वर्डिक्ट दिया जाता है तो ये लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, ठीक है। जिससे कि कोई भी उससे रिलेटेड केस अगर फ्यूचर में आएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेजेंट टाइम पे जो वर्डिक्ट आया है, जो भी कोई नियम बनाते हुए, तो वो एप्लीकेबल होगा, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कोई चीज़ अबॉलिश करती है या कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आती है तो वो फिर वो हमेशा के लिए है ना, हर कोर्ट में इंडिया के उसको दिखाया जाता है, बताया जाता है और फिर उस पर बेस्ड फैसले दिए जाते हैं, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट के पास कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोई वर्डिक्ट दिया और बाद में उनको लगे कि नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो देखो, ऐसी चीज़ें हों इसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक पावर दे रखी है अंडर आर्टिकल 137। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव पावर अंडर आर्टिकल 137 द सुप्रीम कोर्ट टू पावर द रिव्यू ऑफ एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम्स में आता है कि किस आर्टिकल के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने ही वर्डिक्ट को रिव्यू करने का पावर मिलता है। एक क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, वो भी मैं अभी एंड में बताऊंगा। उसमें भी आर्टिकल 137 का ही यूज करके सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को चेंज करती है। तो आर्टिकल 137 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन अ रिव्यू टेक प्लेस द लॉ इज दैट अलाउड नॉट टू टेक फ्रेश स्टॉक ऑफ द केस बट टू करेक्ट ग्रेव एरर्स दैट हैव रिजल्टेड इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या, रिव्यू पिटीशन का ये मतलब है कि देखो, कोई नया केस फाइल नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कोई ए वर्सेस बी का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। अब ये वर्डिक्ट अगर गलत लगता है जो पार्टीज हैं तो वो दूसरा केस ना फाइल करके इसी केस में रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती हैं कि कोर्ट से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो दे कैन चेंज इट, ठीक है। तो ये वाली चीज है। इन 1975 रूलिंग जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि रिव्यू कैन बी एक्सेप्टेड ओनली वेयर अ ओमिशन और मिस्टेक्स और लाइक ग्रेव एरर हैज बीन सीन बाय कोर्ट कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। वो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। रिव्यू पिटीशन जो है ना वो विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट में आपको फाइल करनी होती है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, विद इन 30 डेज। आज अगर वर्डिक्ट आया है तो अगले 30 दिन के अंदर आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फिर भाई दिक्कत में चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि 30 दिन के बाद नहीं की जा सकती। अगर कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ कुछ ये रीजंस थे जिसकी वजह से इसने 30 दिन के बाद किया है तो दे कैन एक्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है। कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट नॉर्मली 30 डेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या प्रोसीजर फॉलो करी जाती है, ठीक है।
देखो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आ जाएगा रिव्यू पिटीशंस में से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, गलत है, या रिव्यू पिटीशन इनमें से कौन सी चीज है, नहीं है। तो आपको देखो पता होना चाहिए, और ये सब जब न्यूज में रहती हैं तो इस पर बहुत क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो रिव्यू पिटीशन जो है वो बात करती है वुड ऑर्डिनरली बी एंटरटेन्ड विदाउट ओरल आर्गुमेंट्स बाय लॉयर। देखो क्लोज चैम्बर्स में होती है, मतलब जिन जजेस ने वर्डिक्ट दिया है वो अपने चैम्बर्स में देखते हैं, डिसाइड करते हैं। बट ऐसा नहीं कि ओपन कोर्ट में नहीं हो सकता है, चाहे तो वो भी हो सकता है। अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि रिव्यू पिटीशन कैन नॉट बी हर्ड इन ओपन कोर्ट, तो जवाब होगा गलत। किया जा सकता है बट जनरली जो है वो क्लोज चैम्बर में जजेस के अंडर अपने पास लेके देख लेते हैं। रिव्यू पिटीशन आर ऑल्सो हर्ड एज फार एज प्रैक्टिसेबल बाय सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस। जिन्होंने डिसीजन दिया है वही लोग सुनते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसमें से कोई किसी कारण से ना हो या फिर कोई रिटायर हो चुका हो, ठीक है। देन अगेन दिस इज नॉट अ कंपल्शन कि उन्हें ही सुनना है, ये प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट है कि हाँ वो लोग सुनते हैं, बट इन केस अगर उनमें से कोई नहीं हो तो ही कैन चेंज ऑल्सो, ठीक है। द कोर्ट अलाउज एन ओरल हियरिंग। In 2014 case, the Supreme Court held that review petition in all death penalty cases will be heard in open court by a bench of 3 judges. देखो ओरल हियरिंग क्या है और ओपन कोर्ट क्या है। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ ओरल हियरिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जब रिव्यू पिटीशन डलती है ना, तो जो वकील्स होते हैं उनको फिर से अपने आर्गूमेंट्स रखने का मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि काइंड ऑफ ये होता है कि जजेस को सारी चीजें पता हैं, वो एक बार कुछ और एस्पेक्ट उनको जो लग गए थे उसमें वो चेंज करके देखना चाहते हैं, या फिर आपने जो भी लिखा हुआ है उस एस्पेक्ट वो देख लेंगे। बहुत ही कम केसेस होते हैं कि वो ओरल हियरिंग सुनते हैं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं सुना जा सकता है। इट कैन बी, पास्ट में हुआ भी हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है बट करते नहीं है जनरली। एंड ओपन कोर्ट में भी जल्दी नहीं होता है, मैंने बताया जजेस के चैम्बर में देखा जाता है। बट देन अगेन इट्स नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा नहीं ही होगा, ये चीज आप सभी लोगों को समझना होगा। स्क्रीन ब्लर हो गई ना, आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑप्शन आफ्टर रिव्यू पिटीशन। मान लीजिए किसी बंदे ने रिव्यू पिटीशन डाली, ठीक है। देखो अपील और ये सब जो चीजें होती है ना वो अलग हो जाती हैं। वो होता है कि आपने किसी वर्डिक्ट के अगेंस्ट में किया, वो लोअर कोर्ट से ऊपर बढ़ते हुए होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन आफ्टर रिव्यू पिटीशन, सिंपल वर्डिक्ट आया, आपने रिव्यू पिटीशन डाली, आप इससे भी नाखुश हैं, आपने क्या डाला, क्यूरेटिव पिटीशन डाला। क्यूरेटिव पिटीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक केस था रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। क्या नाम था इस केस का, ये हस्बैंड वाइफ थे, इनका नाम था रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। 2002 का ये केस था जिसमें कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया, जिसमें रिव्यू पिटीशन के बाद भी कोर्ट जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन सुन सकती है। इसमें भी देखो वही वाली चीजें, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज चैम्बर में होता है बट ओपन कोर्ट में भी हो सकता है, एंड सारी चीजें रिव्यू पिटीशन वाली यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। बट इस केस का नाम ध्यान रखना है, काफी बार पूछ लिया जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन भी काफी न्यूज में रहती है, क्योंकि डेथ पेनल्टी के केसेस में या इस तरीके की चीजों में इसको बहुत यूज किया जाता है। लास्ट ईयर भी थी, मुझे भी वो केस का नाम याद नहीं आ रहा है, बट बड़ा फेमस केस था जहाँ पे इसका यूज किया जा रहा था, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, यही है। देखिए मेरे को ना आप लोगों से बस एक ही चीज कहना है कि चीजों को ना सुना करो, समझा करो, और जब कोई चीज आपको इंपॉर्टेंट बताई जा रही है उसको सुनिए। मैन इवन आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आप जहां भी पढ़ाई करते हैं, एवरीवन इज टेलिंग यू फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। हमने इतना कुछ इतने दिन में देखा है, इतने बच्चों को देखा है, इतनी चीजों को समझा है, तो वही हम बता रहे हैं, तो उस चीज को सीरियस लिया करिए। जैसे कि अभी किसी को मैंने बोला कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में डालिए, बट पीपल विल लाइक कि यार सुन तो लिया है, खत्म, या बाद में कर लेंगे। भाई आपको बाद में कैसे पता पड़ेगा कि किस दिन के सेशन में ये कवर हुआ था। कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को थोड़ा सीरियसनेस के साथ देखना शुरू करिए। आप लोग सपने देखते हैं टॉप एनएलयूज में जाने के, यहाँ करेंगे, वहाँ जाएंगे, हमारी लाइफ हम सेटल कर लेंगे, जॉब लग जाएगी, सरकारी जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर सपने के लिए मेहनत करो। सपने सब देखते हैं पर पूरे सिर्फ 0.1% लोगों के होते हैं, क्योंकि 0.1% ही एक्चुअल में मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम ये है, सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से काम नहीं होगा। देखो बहुत अच्छी बात है, और अपनी औकात से ज़्यादा सपने देखो। अगर आज आपकी स्थिति ये है कि आपको लगता है कि मैं क्लैट क्रैक कर लूंगा लेकिन टॉप एनएलयूज नहीं कर पाऊंगा, सपने देखो फर्स्ट एनएलयू के, एनालिस्ट के सपने देखो। क्यों देखो? जब अपने औकात से ज़्यादा सपने देखोगे ना,
तभी आप अपना 101% दोगे और तभी आप वहां पहुंच भी पाओगे। शाहरुख खान जो थे उनको जब फौजी सीरीज मिली थी वो उसी में खुश हो जाते, वो बॉलीवुड ट्राई नहीं करते, वो भी बहुत बड़ी चीज थी, तो वहीं के वहीं आज भी रह जाते। कौन होता शाहरुख खान हमें नहीं पता है, धोनी है, रेलवे की जॉब मिल गई थी वहीं संतुष्ट हो जाते, तो कौन था धोनी आज हमें पता ही नहीं होता। इतने महान इंसान हैं, अगर रेलवे की जॉब जो कि बहुत ही उस समय के हिसाब से इंसेंटिव वाली चीज थी, पर्क वाली चीज थी, उन्होंने उसको ठुकरा के अपनी जो उनका पैशन था उसको फॉलो किया। मेरा कहने का मतलब यह है, डोंट बी हैप्पी विथ मिनिमम, थिंक ऑफ मैक्सिमम, तब भी मैक्सिमम मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। और सिर्फ थिंक नहीं करना है, उसके लिए मेहनत भी करनी है। धोनी ने जॉब छोड़ के सिर्फ घर नहीं बैठ गए, मेहनत करी यार, तब जहां है वो वहां पहुंचे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को समझना। चलिए अगला आर्टिकल है सेफ्टी फर्स्ट। ये क्या है, देखो भारत जो है ना मेडिकल इंडस्ट्री में, आपको पता है मेडिसिन के एक्सपोर्ट में काफ़ी फेमस है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन वर्ल्ड में। बट अभी जो हमारी मेडिसिन एक्सपोर्ट्स है ना, ये सारे गलत रीजन्स की वजह से न्यूज़ में आ गई हैं। आपको कुछ दिन पहले वो गामेबिया वाला इंसिडेंट याद होगा, एक सिरप की वजह से काफ़ी सारे बच्चों की मृत्यु हो गई थी। अभी रिसेंटली क्या क्राइसिस हुई है, रिसेंटली क्राइसिस हुई है गाइस श्रीलंका के अंदर। कहाँ पे हुई है, श्रीलंका में। क्या क्राइसिस हुई है श्रीलंका के अंदर ना, 30 पेशेंट जो हैं वो इन्फेक्शन की वजह से ब्लाइंडनेस उनको हो गई है। ठीक है, 30 पेशेंट्स को आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, 10 जो हैं वो ब्लाइंड के कगार पे हैं। ये कहाँ हुआ है, ये श्रीलंका में हुआ है, एक आई ड्रॉप जो है उसका यूज करके, जो कि भारत से गई थी। ये अभी रिसेंट इस पे अपडेट है एक नया। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं है, अगर आप अभी इतिहास पढ़ने चलेंगे तो ये जो गैमीबिया वाला इंसिडेंट आपको याद होगा क्या हुआ था, WHO ने जब बताया था, इसमें हुआ क्या था। इसमें देखिए एक पदार्थ है, आप नहीं ये याद करने की जरूरत है, पर सुन लो, डाइथलाइन ग्लाइकोल एंड इथिलीन ग्लाइकोल। ये ना चीपर सोर्स है, लोग डालते हैं किसकी जगह पे, प्रोपिलीन ग्लाइकोल के कुछ केमिकल नाम है। अब मेरे पास तो साइंस थी 11-12 तक, केमिस्ट्री भी पढ़ी थी मैंने, पर मरधर के पढ़ी थी, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, बट आप नाम समझ लो। कहने का मतलब ये कि भाई ए डालना था, डाल बी दिया। बी क्यों डाला, क्योंकि बी सस्ता मिल रहा था, इसी वजह से गैमीबिया में वो हालत हुई थी। और यही चीज अभी श्रीलंका में देखने को मिल रही है। फिर इसमें और भी कहानी है, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुड़गांव, जम्मू, यहाँ पे भी चीज देखने को मिली है कि इस तरीके की चीजें हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस एडिटोरियल को चाहो तो पढ़ लेना। कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं वो ये समझते हैं अपन। कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आपका नाम इतना ज्यादा है, इंडिया का नाम मेडिसिन के फील्ड में ही सबसे ऊपर और रेस्पेक्ट से देखा जाता है, बट ये जो रिसेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है या कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और फ्यूचर में फिर लोग हमारे यहाँ से मेडिसिन लेने से घबराएंगे कि भैया, अब जैसे कफ सिरप है, मैं आपको लिटरली बताता हूँ, जब गैमीबिया वाला इंसिडेंट हुआ तो किस्मत से उसके नेक्स्ट वीक मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं कफ सिरप लेने गया ना, तो मैंने वहाँ पे जो सबसे अच्छी कंपनी मुझे पता है सिर्फ उसका लिया। पहले क्या होता था, कोई भी देता डॉक्टर में मेडिकल स्टोर वाला कोई भी देता था, मैं लेके आ जाता था। तो कहने का मतलब है कि हम एज एन इंडियंस इतना सोच रहे हैं, तो फॉरेन कंट्रीज वाले तो कितना सोचेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारे जो देश के रेगुलेटर्स हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, राइटर भी यही कह रहे हैं एडिटोरियल में, कि उनको इस चीज़ को समझना होगा और इस पर एक्शंस लेने होंगे, चीज़ें बेटर करनी पड़ेंगी। तो वो ये आर्टिकल है, आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, चलिए, मोदी बाइडेन टू डिस्कस एवरी इशू रिलेटेड टू इंडिया यूएस। ठीक है, मिल रहे हैं ना अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड बाइडेन। देखो थोड़ा सा ना मैं आपको यूएस और इंडिया का बताता हूँ। देखो ठीक है, आज की डेट में ना हम लोग थोड़े पास में हैं, लेकिन यूएस इज ए कंट्री ना जिसपे रिलाई करना बहुत टफ है। अगर आप लोगों को पता हो कि जब 1971 में बांग्लादेश वाला वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश नहीं था, वो ईस्टर्न पाकिस्तान था, तब पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएस आके खड़ा हो गया था। यूएस ने अपनी शिप्स भी निकाल दी थी भारत के अगेंस्ट में। फिर हमारी मदद करने के लिए आया था द ग्रेट रशिया। रशिया ने कहा कि भैया यूएस अगर तुम कूदोगे इस युद्ध के अंदर तो हम भी आएंगे और हम सपोर्ट करेंगे किसकी, इंडिया की। और फिर यूएस को पता था कि भाई ये तो वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो जाती, इसलिए यूएस ने बैकआउट कर लिया। सिर्फ यही नहीं, यूएस ने बहुत बार भारत को बैक स्टेप किया है। और अब क्या है, यूएस ऐसा क्या हो गया कि भारत को इतना प्यार करने लगा है, पहले नहीं करता था। तो देखो यूएस को चाइना से बन नहीं रही है, और चाइना से क्यों नहीं बन रही है, चाइना और यूएस दोनों टॉपर हैं क्लास के,
ठीक है, पहले चाइना थोड़ा कम पढ़ने में अच्छा था, यूएस बहुत ज्यादा अच्छा था। अब यूएस को आज नहीं तो कल पता है कि चाइना उससे ज्यादा अच्छा पढ़ने में निकल जाएगा, मतलब चाइना ज्यादा बढ़िया टॉपर बन जाएगा। इसको ऐसे समझा रहा हूं मैं आपको क्लास वाली लैंग्वेज में, जो समझ में आए। तो यूएस चाहता है कि चाइना को टैकल करने के लिए ना एक बंदा था क्लास के अंदर जिसका नाम था इंडिया, जो भी पढ़ने में अच्छा था और उसके पास भी सारे रिसोर्सेज थे जो चाइना के पास था। तो यूएस को लगा कि चाइना को हराने के लिए ना इंडिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इसीलिए जो है ना यूएस अब इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ाने की इन द सेंस चाइना के अगेंस्ट में यूज करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना का जो अल्टरनेट है वो इंडिया हो सकता है। तो ये पूरी कहानी चल रही है, और ये तो मैंने आपको थोड़ा डायनामिक समझाया, पीछे की तो बात यही है, ठीक है। कांग्रेस डिमांड व्हाइट पेपर ऑन चाइना बॉर्डर इशू। व्हाइट पेपर क्या होता है गाइस? व्हाइट पेपर इज नथिंग, इट्स एन डॉक्यूमेंट जिसमें पूरा मैटर लिखा हो कि क्या है, और फिर सजेशंस भी सुने जाएं, ठीक है। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक कंक्लूजन लिखा जाए कि हाँ ये चीजें हुई हैं, और उस वो ओपन टू सजेशंस भी हो, तो वो है, ठीक है। 5 पैलेस्टीनियंस किल्ड इन इजराइल वेस्ट बैंक रेड। तो आपको पता ही है इजराइल पैलेस्टीन का इशू मैंने बड़ा डिटेल में बताया हुआ है, रिवाइज कर लेना। यहाँ पे तो ये इंसिडेंट्स डेली होते रहते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं, एंड वी होप जल्द से जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। सो आई होप गाइज यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत।